ओके सौरभ आपका माइक ऑन है तो तो 2018 का ट्राई किया क्वेश्चंस, कोई डाउट है उसमें? लास्ट क्लास में जो 2018 का गेट के क्वेश्चंस किए थे, अगर है तो बताइए, तो 17 का डिस्कस करेंगे अदरवाइज। नहीं ये सब हो गया था, ठीक है ना, मतलब सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इजी ही थे, अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। हाँ तो लेकिन ये कि सॉल्व करके एक बार देख लीजिए ताकि आपके पास सॉल्यूशन रहे। तो आते हैं 17 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये ठीक है ना, गेट 2017 मैथमेटिक्स, ये हुआ था 5 फेब 2017 को। तो ठीक है, 100 मार्क्स के 180। ठीक है, देखते हैं इसमें हमारे काम का क्या क्या है। अच्छा, उस साल रूट के लेकर आए थे, ओके। तो हमारे काम का है ये, वेक्टर स्पेस है, लीनियर फंक्शनल है, ये काम का नहीं है। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज इन जॉर्डन ब्लॉक, चलो ये ट्राई करते हैं। सेकंड कह रहा है कि ए कोई 7x7 की मैट्रिक्स है, ठीक है, और जहां पे ऐसा है 2a² माइनस a4 बराबर i है। a हैज टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, a के पास दो डिस्टिंक्ट, ईच आइगन वैल्यू हैज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3। तो a के पास दो आइगन वैल्यू है और ईच आइगन वैल्यू हैज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3। तो मतलब 3 + 3 6, तो एक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लूज हो रहा है, इसका मतलब है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स नहीं है ना। तो क्योंकि 7x7 है ना, तो इसके आइगन वैल्यू 7 आएंगे इंक्लूडिंग मल्टीप्लिसिटी, और मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 7 होंगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 6 ही है, ऐसा कह रहा है ये। ओके, देन टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज इन द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ A इक्वल्स। सो A का जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगा उसमें नॉन जीरो एंट्री कितनी होंगी। तो इसको अगर ठीक से लिखेंगे हम लोग तो क्या बनेगा ये, इसको सब बुला लेता हूं मैं, तो a4 माइनस 2a² प्लस i इज इक्वल टू 0, यही बनेगा ना। मतलब ये लैम्बडा ज्यादा हो गया सर, माइनस i होगा सर। एक मिनट हम लोग राइट में लाए सबको, देखिए ध्यान से, इसको इधर लाया, इसको भी इधर लाया, ठीक है ना, देख लीजिए, अच्छा ठीक है ना। लैम्बडा 4 माइनस 2 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो बनेगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, और यहाँ से लैम्बडा बराबर आ गया प्लस माइनस 1। तो यहाँ से मैंने ये डिसाइड, हमने ये फाइंड कर लिया कि इस मैट्रिक्स के पास दो डिस्टिंक्ट आइगन जो बोल रखा है वो +1 है -1 है, ठीक। अच्छा, तो इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो क्या बनेगा, तो यहां पे इन्होंने बताया है, ओके, कि दोनों आइगन वैल्यू है और ईच आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है। अच्छा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 बता दिया ना, तो इसका मतलब ये हो गया यहां से वो तो बता ही रखा वहां से। तो यहां से अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो ये ऐसा आ गया, ये क्या आ जाएगा, लैम्बडा -1 होल स्क्वायर लैम्बडा +1 होल स्क्वायर इज 0, यही बनेगा ना, यही तो बन रहा है वहां से। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का क्या रिलेशन है उसके साथ, अरिथमेटिक के बराबर होना चाहिए। हाँ, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक बराबर होगा ना? नहीं, वो डायगोनलाइजेबल होने के लिए बराबर होना चाहिए। मतलब अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं है तो इक्वल नहीं है। तो इफ एंड ओनली इफ होता है कि A इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पे
मतलब इसके अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 7 होंगी, तो हो सकता है 1 4 बार आता हो, -1 3 बार आता हो, इस तरह से। और यहाँ पे दोनों की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 ही है। तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्री इन द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए क्या आता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, तो ये हमारे काम का नहीं है, ये सब भी काम का नहीं है। जो हमारे सिलेबस का है वही हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ये है ना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये देखिए कह रहा है एफ जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, मतलब सीडीएफ है ना। एफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो बताओ ये g1 और g2 दे रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है सर। सो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या नहीं है, कौन सा है? वो दोनों एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अब वो आपको दिख रहा होगा कि ये तो फर्स्ट ऑर्डर, हां वो था nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है वो, और ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। एक सैंपल साइज 3 का है जिसका सीडीएफ fx है। तो इस केस में जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा उसका ये सीडीएफ हो जाएगा, और जो थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा उसका ये सीडीएफ हो जाएगा। ऐसे ही दिख रहा है। तो g1 भी सीडीएफ होगा, g2 भी होगा, क्योंकि ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का है, ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का है। सही है। तो यहाँ से आंसर पर आंसर चेक करना है ना कि आंसर की सही देख रहे हो ना आप, तो दोनों सीडीएफ होगा। यहाँ पर 5 होगा सर, 5 है। कोई दिक्कत नहीं है, तो जरूरी नहीं एक ही सैंपल है। थोड़ा स्टैटिस्टिक है। मतलब हम पहले वाले के लिए मैं 3 के लिए बात करूं, दूसरे वाले का सैंपल 5 होगा, बट वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने कहा नहीं ना कि सेम ही सैंपल से ले रहे हैं, तो मतलब ये सीडीएफ हो जाएगा, ये सीडीएफ हो जाएगा अगर हम प्रॉपर्टी चेक करें कि नॉन डिक्रीजिंग, राइट कॉन्टिन्यूअस, इंफिनिटी पे 1, माइनस इनफिनिटी पे 0, तो वो सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये सैंपल साइज 3 में थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का है, ये सैंपल साइज 5 में, अच्छा पावर मैंने 5 नहीं देखा था, मुझे लगा 3 है। तो सैंपल साइज 5 में जब होगा तो उसमें ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सीडीएफ रहेगा। तो इसका डी ऑप्शन होगा। ये लीजिए ट्राई कीजिए 22। ये कह रहा है कि x1 x2 xn आपके पास क्या है, आईआईडी है, वेरिएंस ये है, x बार दे रखा है, तो कोवेरिएंस बिटवीन x बार एंड x1 माइनस x बार बताइए। सर 0 होगा। कैसे? अब तुक्का लगा दिया बिना लॉजिक के, अब लॉजिक लगाइए, तुक्का नहीं। प्रॉपर रीजन से आप लिख के ट्राई कीजिए कि व्हाट इज द कोवेरिएंस बिटवीन x बार एंड दिस। हाँ सर 0 होगा। चेक कर लो एक बार, ठीक से, ठीक है ना। मतलब फाइंड करना पड़ेगा, अब आंसर तो मुझे पता नहीं है, बट वी कैन ट्राई। यहां से क्या आएगा, कोवेरिएंस बिटवीन, मैं अगर ऐसे लिख दूं x बार एंड x1 माइनस कोवेरिएंस बिटवीन x बार एंड x बार, ये ना। अब यहाँ x बार को ओपन करोगे तो क्या होगा, 1/n समेशन xi। तो यहाँ x1 का कोएफिशिएंट क्या है, 1/n है ना। x क्योंकि बाकी तो आईडी है, तो बाकी का तो 0 ही हो जाएगा कोवेरिएंस x1 के साथ। तो यहाँ x1 का x1 के साथ जस्ट आएगा, तो यहाँ से आएगा 1/n और 1 है, तो 1/n बाहर, कोवेरिएंस बिटवीन x1 x1, तो हो जाएगा वो सिग्मा स्क्वायर, और माइनस x बार का कोवेरिएंस कितना होगा, सिग्मा। जी 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 हाँ सही है, तो आपने सही बताया, बट आपने कैसे बताया, आपको कैसे एग्जैक्टली याद था? सर ये एक्चुअली सर वो जो x बार है और जो x1 माइनस x बार है, ये दोनों सर सेम ही है, क्योंकि एक जो वैल्यू है x1 एक वैल्यू है जो x बार को, मतलब x बार का एक वैल्यू x1 होता है, इसीलिए सर उसको देखकर। नहीं एक्चुअली ये शायद इंडिपेंडेंट होते हैं, इधर को जोड़ी नहीं, यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे। मतलब ऐसे कोवेरिएंस 0 है तो मैं नहीं बोल सकता इंडिपेंडेंट है, लेकिन वैसे पता नहीं, एक थ्योरम वोरम देखा था मैंने उस तरह कुछ,
तो वहां था कि हाँ कुछ तो था कि इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या इंडिपेंडेंट? मतलब एक वैल्यू को एक वैल्यू से माइनस करने के लिए वो मतलब वो जीरो वैल्यू का ही बड़ा है। पर ये आईआईडी होने की वजह से सर जीरो हो रहा है। नहीं वो तो ठीक है, आंसर हमारा सही है। बोल रहे इस तरह कोई थ्योरम है, वो आंसर तो ठीक है। डायरेक्ट में थ्योरम नहीं है। डायरेक्टली थ्योरम है, ठीक है। x बार एंड x1 माइनस x बार, ये जो नॉर्मल सैंपल के लिए, नॉर्मल तो नहीं है ना, नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल सैंपल के लिए है कि x बार जो है इंडिपेंडेंट होगा x1 माइनस x बार, x2 माइनस x बार एंड सो ऑन xn माइनस x बार से जॉइंटली इंडिपेंडेंट है। ओके लेकिन यहाँ पर आईआईडी है। इसका कॉन्सेप्ट शायद रिग्रेशन में है, जब बीटा नॉट या बीटा वन को एक्स वाई के बराबर आता है तो कोवेरिएंस 0 होता है। हाँ हाँ वहाँ यूज करते हैं आप, ठीक है, तो ये पूछ लिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि x1 x2 xn भी रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर दे दिया आपको। स्मॉलेस्ट n such that the length of the shortest 95% confidence interval for mu will not exceed 10। तो लेंथ क्या होगा उसका आपको पता ही है, लेंथ ऑफ x बार माइनस म्यू ठीक है, माइनस z अल्फा बाय रूट n z अल्फा बाय 2। तो इसका लेंथ कितना है? 2 into sigma रूट n z अल्फा बाय 2 इक्वल टू 10। और यहाँ 1 माइनस अल्फा जो आपका 95% है, तो अल्फा इज 5%, तो अल्फा बाई 2 इज 0.025। ठीक, ये है, दिस इज द लेंथ ऑफ इंटरवल। और दिस बोल रहा है नॉट एक्सीड 10, लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ से n निकालना है, सिग्मा पता है मुझे, सिग्मा यहाँ से आ गया 12, है ना। तो यहाँ से जस्ट आपको ये डेटा कहाँ दिया होगा, अब ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो ये फर्स्ट पेज पे इनिशियली दिया होना चाहिए या ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए, एग्जाम में दिया रहा होगा, यहाँ पे पता नहीं। तो ये वैल्यू यूज कर आ जाएगा ना यहाँ से, तो यहाँ से एक ऐसा आ जाएगा कि रूट n मोर देन इक्वल टू समथिंग। तो देख लेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, इसका वैल्यू यूज कीजिए। तो ये हमारा सिलेबस का नहीं है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो गेट स्टैटिस्टिक्स के इस बार का सिलेबस में है, ठीक है ना। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे। ये हमारे सिलेबस में है कि यूवी जो है नल स्पेस है इन दोनों का, तो पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ दिस। तो देखो मान लो इसका नाम तत्काल मैं ए रख देता हूं और इसका नाम मैं बी रख देता हूं, तो आप लोग मुझे बताइए ए का रैंक क्या है और बी का रैंक क्या है। दोनों का रैंक की ठीक है ना, दोनों का रैंक 2 है। ओके, तो रैंक 2 है, तो इसका नलिटी क्या होगा ए का, है ना। नंबर ऑफ कॉलम 4 है, तो रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एक्चुअली ये यू जो है नल स्पेस है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ यू जो होगा वो ए के नल स्पेस के डायमेंशन के इक्वल है, मतलब नलिटी के इक्वल है, तो 2 आ जाएगा। और डायमेंशन ऑफ वी जो होगा इसका भी बी के नल स्पेस का डायमेंशन 2 ही होगा, तो वी का डायमेंशन भी 2 हो गया। अब पूछ रहा है u प्लस v का डायमेंशन क्या होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है u प्लस v का मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्स उसके सम होंगे, है ना। तो इंटरसेक्शन का क्या होगा डायमेंशन, जैसे अगर आप ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हालांकि डायमेंशन ऑफ u प्लस v का हमने कल भी ये क्वेश्चन 2018 में भी था ना इस कॉन्सेप्ट पे, डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ v। डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन v। हाँ, अब आपको देखना है एक सबस्पेस u इंटरसेक्शन v जो कॉमन है, तो यहाँ से मैं देखना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन v ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू रूट ओवर मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन v। ओके, वो एक होगा, और एक डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन v का मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। तो देखिए मैं समझिए यहाँ पे u क्या था, x सच दैट
ax is 0, v क्या था, x such that bx is 0, ऐसा है। और जब इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए एक साथ। तो हमारे पास 4 वेरिएबल है, 4 अननोन है, सॉल्व करना पड़ेगा। सो व्हाट आई थिंक यहाँ पे क्या होगा, जब हम इंटरसेक्शन निकाल रहे होंगे तो देखिए u इंटरसेक्शन v क्या होगा, x such that ax 0 and bx 0। तो ax 0 जब करेंगे ना तो आपको 4 अननोन्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं, यहाँ से 2 इक्वेशंस 4 अननोन्स, तो 4 इक्वेशन 4 अननोन हो जाएगा। तो व्हाट आई थिंक यहाँ से 0 ही आ जाएगा, मे बी, श्योर नहीं हूँ। तो आप सॉल्व करके देखिए ये क्या आएगा सॉल्यूशन इसका। यहाँ 4 इक्वेशंस 4 अननोन्स हैं, उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड व्हाट आई थिंक इसमें क्या होगा, क्योंकि रैंक दोनों का वो है, तो 4 क्रॉस 4 हो जाएगा ना। और रैंक कितनी आ जाएगी इसकी, तो रैंक आ जाएगी मे बी मतलब 0। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आंसर देख लो, ये पहले इसका रैंक डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ से, उसके बाद डिसाइड करने के बाद मुझे लग रहा है 0 हो जाएगा शायद, पता नहीं, तो देखना पड़ेगा, है ना। तो फिर ये 4 आ जाएगी। तो डिपेंड करता है इसका क्या आता है डायमेंशन, 0 1 2 में से कुछ भी आ सकता है इसका, तो उसके हिसाब से इसका डिसाइड होगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ कीजिए, इसको सॉल्व करके देखिए क्या आता है, इससे आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो ये हमारे इसको छोड़ देते हैं, कर सकते हैं ट्राई ऐसे। तो सर ये सिलेबस का है ऐसे मिनिमल पॉलिनोमियल तो है वहाँ पे, तो क्या बोल रहा है कि सिमिलर मैट्रिक्स है ना, करके देखते हैं, चलो ट्राई कर लो, है ना। आप ट्राई करके आइए, नहीं होगा तो मैं भी है नेक्स्ट क्लास में, फिर जैसे कुछ क्वेश्चन रह जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं ट्राई करके आऊँगा, फिर हम बताएंगे हुआ है तो उसमें, क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ, तो ऐसा कुछ मुझे सब आता है। तो यहाँ से क्या है कि given 2 n cross n matrices A and B with each entry, अच्छा with entries from complex number, तो n cross n की मैट्रिक्स का एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर से आया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि अगर A and B have same polynomial, मिनिमल पॉलिनोमियल, अगर दोनों के मिनिमल पॉलिनोमियल कॉमन है तो क्या सिमिलर होगा। उल्टा तो ट्रू होता, अगर सिमिलर होता तो मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होता। बताइए। सिमिलर होने के लिए आइगन वैल्यू सेम होता है, मतलब e का आगे माइनस जो होगा तो मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है तो आइगन वैल्यू सेम ही हो जाएगी। हां, तो कन्वर्स तो नहीं था। ट्राई करके बताइए आप लोग। देखो क्योंकि इफ एंड ओनली इफ नहीं होता है, यहाँ पे जो रिजल्ट है ना वो 1 वे है। अगर सिमिलर होता तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होता, मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होता, आइगन वैल्यू सेम होती, सब इक्वल है। बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो याद रखो ये ट्रू नहीं है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप कोई भी लीनियर अलजेब्रा का बुक उठाएंगे जहाँ पे टॉपिक है, या ऑनलाइन देख सकते हैं आप, तो उसमें सिमिलर है तो ऐसा होगा, ऐसा है जरूरी नहीं ऐसा हो। अब यहाँ देखिए A has n distinct eigen value, n distinct eigen value है, then there exists U belongs to Cn। इस तरीके से A, AU, A की पावर माइनस U ये लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ओके, तो A के बाद डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, ठीक है ना, तो U AU, क्योंकि इसमें ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू क्यों है, A जो है n क्रॉस n की मैट्रिक्स है ना, और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, डायगोनलाइजेबल है, रैंक फुल है उसकी, डायगोनलाइजेबल है, रैंक फुल है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। लेकिन इसने ये तो नहीं कहा ना जीरो भी तो आइगन वैल्यू हो सकती है, तो कैसे श्योर हो गया कि रैंक n है, फुल है। अगर इनमें अगर एक जीरो आइगन वैल्यू आ गई तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, और डिटरमिनेंट अगर जीरो हो गया तो रैंक तो एक कम हो जाएगी, या उस फुल से तो कम ही रहेगी।
चेक कीजिए, है ना, क्योंकि n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो डायगोनलाइजेबल है, बट जरूरी नहीं है डायगोनलाइजेबल है, जरूरी नहीं कि इन्वर्ट रैंक n होगा, क्योंकि अगर जीरो आइगन वैल्यू आ गया मान लीजिए तो फिर डिटरमिनेंट रैंक n से कम हो जाएगी। बट हाँ डायगोनलाइजेबल तो उससे क्या मिलेगा कि P इनवर्स AP, बट ये है कि उसके n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो उसके क्या है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टेटमेंट में भी ट्रू हो सकता है, तो उसको एग्जांपल लेके ट्राई करके देखते हैं। ये थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं ये सब, आप लोग सोच के बताइए क्या होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A has different ना, सर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो इंडिपेंडेंट एलआई वेक्टर्स मिल जाएंगे। हाँ इफ A has n डिस्टिंक्ट, हाँ आइगन वेक्टर्स होंगे वो n डिफरेंट n आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे जो लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ये ठीक है। सो इसमें मुझे ट्रू लग रहा है ना, ये है कि if A has n distinct eigenvalue then there exists U such that U AU dot 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 A की पावर n minus 1 U are linearly independent, है ना। तो ये पूछ रहा है आपसे, ये मुझे ट्रू लग रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए है ना क्योंकि लग रहा है ये सब लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। देखिए A n क्रॉस n है और U क्या है n क्रॉस 1 है, तो n क्रॉस 1 का ये आ जाएगा, तो U A ये सब कॉलम मैट्रिसेस हैं, तो n लिनियरली इंडिपेंडेंट वो मुझे लग रहा है कॉलम आ जाएगा। और सर एक डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए एक डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स होंगे, तो वो एक डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स को u कांस्टेंट है, मतलब u एक कांस्टेंट मतलब जो भी एक वेक्टर है, तो उससे सर nth पावर में जो भी लेंगे वो तो सारे इंडिपेंडेंट होंगे, तो इस वजह से क्या इंडिपेंडेंट हो रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ ऐसा होना चाहिए, एग्जांपल लेके ऐसा ट्राई करके देखते हैं। चलिए मुझे अगर इसको दिखाना है कि लिनियरली इंडिपेंडेंट, तो क्या दिखाना पड़ेगा कि C1 टाइम U प्लस C2 टाइम AU ऐसी होगा ना, एंड ऐसे ही Cn टाइम A की पावर n माइनस 1 U बराबर 0। और अगर ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, यहाँ दिखाना पड़ेगा मुझे कि ऑल Ci's आर 0। मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जितने भी Ci's हैं वो सब 0 होंगे। कैसे दिखाएंगे आप? सर वो एक को सर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लैम्डा लेकर क्या देख पाएंगे, मतलब C2 लैम्डा U प्लस डॉट डॉट Cn लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 U, फिर उसका सर लैम्डा का मतलब देयर एग्जिस्ट बोल रहा है ना, अच्छा एक ऐसा ढूंढ तो लेंगे ही ना हम। अच्छा हमेशा नहीं, देयर एग्जिस्ट बोल रहा है, एक ऐसा मिल जाए मुझे तो मिल जाएगा। मिल जाएगा कुछ बोल सकते हैं सर। हाँ मिल जाएगा। देखो मान लो जैसे अभी कहा था ना इन्होंने कि n लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन हो जाएगा। देखिए प्रूफ, अगर मैं u ले लूं u1 प्लस u2 अप टू un, ये क्या है u1 ui's, इसके पास n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो ये डायगोनलाइजर मैट्रिक्स होगा। यही समझिए कि इसके पास n लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे।
तो वो मैंने मान लिया एक u1 है, u2 है, u3, un क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। अब u की जगह रख दीजिए, तो यहां से जब u की जगह रखेंगे तो ऐसा आ जाएगा c1 टाइम प्लस सम कांस्टेंट टाइम u1 u2, और वो तो लिनियरली इंडिपेंडेंट है ना, तो एंड में कोएफिशिएंट सारे जीरो आ जाएंगे, c1 0, c2 0। तो प्रूफ इसका इस तरीके से हो जाएगा कि हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया इसका, और u अगर आप ये कंसीडर करते जहां पे ui's क्या है, आइगन वेक्टर्स है का, तो पुट कर लीजिए, फिर u1 एक साथ, u2 एक साथ, u3 एक साथ, ऐसा कर देंगे ना, तो उससे क्या मिलेगा हमें, तो ये सॉल्व होके ये सारे ci 0 आ जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब आंसर की में देखिए क्या बोल रहा है ना, तो मुझे तो फर्स्ट स्टेटमेंट होल्ड ट्रू, तो बोल रहा है ओनली q, है ना। आंसर की मैच करके देख सकते हैं क्या है, तब ट्राई करके आना, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करें, फिर मैं ट्राई करके आऊंगा। ये है, ये देखिए 28 कि A कोई 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है, aij 1 है, कब, जब ij इक्वल नहीं है, aij अल्फा प्लस 1 है, अच्छा ai अल्फा प्लस 1 है, जब दोनों ij इक्वल है। और डायगोनल एंट्रीज, हाँ यस, मतलब नॉन डायगोनल सारे 1 है और डायगोनल वैल्यू अल्फा प्लस 1 है, 10 क्रॉस 10 का है। और लैम्डा एंड म्यू जो है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू है A का, लैम्डा लार्जेस्ट और म्यू स्मॉलेस्ट है, और बता रखा है कि लैम्डा प्लस म्यू 24 है, तो बताओ अल्फा क्या होगा। आपको प्रॉपर्टी पता है ना वो वाली, कि अगर हर रो का सम और हर कॉलम का सम इक्वल है किसी मैट्रिक्स में, तो उसकी आइगन वैल्यू क्या आती है। पर एक कोई कॉम्प्लेक्स का 1 होगा तो सारे इंटीज तो 1। नहीं समझे नहीं आप। सम के बराबर आते हैं। हाँ यस, एक तो सम के होंगे, बाकी जीरोस होंगे। देखिए तो यहां से अगर मैं ये मैट्रिक्स बनाऊंगा, इन्होंने कहा है कि A मेरा 10 क्रॉस 10 का है, इस तरीके से कि हर डायगोनल एंट्री अल्फा प्लस 1 है, ठीक, और बाकी सारी एंट्री 1 है। तो मुझे बताइए, तो हर रो हर कॉलम का सम तो इक्वल ही हो गया, कितना होगा सम करके, एक रो का सम कितना है, अल्फा प्लस 10, तो एक आइगन वैल्यू ये होगी और बाकी आइगन वैल्यू 0 होंगी, बाकी आइगन वैल्यू 0 होगा। तो सम, अब देखिए लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ये होगा और स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू 0 होगा, ठीक। चलिए सर बाकी जीरो होंगे इसमें। हाँ आई थिंक सो, चेक कर लें एक बार। मैं इसके इक्वल नहीं आएगा ना ये। किसके इक्वल नहीं आएगा, तो इक्वल नहीं आएगा सर, लैम्डा प्लस म्यू जो है ओ एक मिनट, हाँ एक ही आइगन वैल्यू लैम्डा प्लस 10 बाकी तो निकाल। ओ एक मिनट रुको, हाँ क्योंकि इससे ट्रेस इसका कितना हो जाएगा 10 अल्फा प्लस 10, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है, नहीं ये थ्योरम मैंने पढ़ा, इसके लिए नहीं। अच्छा वो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के लिए हमने कल देखा था ना, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स में जो कल यूज कर रहे थे वहां पे था कि 1 और बाकी सारे 0 होंगे, अगर V ट्रांसपोज V अपॉन VV ट्रांसपोज जो होता है, तो उसके लिए है कि सारे आइगन वैल्यू, मतलब एक आइगन वैल्यू बस उसका 1 होता है, बाकी 0। आज भी हम यूज कर रहे थे ना पहली क्लास में, आज हाँ डाउट क्लास में, तो वो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के लिए है। इसके लिए एक ये तो फिक्स है, बाकी के लिए सोचना पड़ेगा, ऐसा है क्या। ओके चलिए देखते हैं, 0 तो होगा ही ना, क्योंकि डिटरमिनेंट तो इसका 0 आएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 आएगा, नहीं देख लेते पहले 0 आएगा क्या, क्वेश्चन ये है। कह नहीं सकते ना, कह नहीं सकते हाँ, अगर मैं अल्फा को 0 रख लूं तो सारी एंट्री इक्वल हो गई, है ना। अगर अल्फा को 0 तब हो जाएगा, तब वो रैंक 1 हो जाएगी। ओके अच्छा वो जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, चलिए उसके लिए है शायद वो, ठीक है मैं समझ गया, जो मैं भी बता रहा हूँ ना वो इसके लिए था कि सारी एंट्री अगर इक्वल है ना मैट्रिक्स की तो ओके है ना। मान लीजिए तब जाकर उसका 1 और 0। हाँ आई थिंक ये इसके लिए ओके है, अगर कोई मैट्रिक्स अगर सारे एंट्री इक्वल हैं, तो सारी एंट्री अगर किसी मैट्रिक्स की इक्वल है, जैसे ये 10 क्रॉस 10 सारी एंट्री 1 है, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, इसका आइगन 1 और 0 नहीं 1 कैसे आ जाएगा, सारी एंट्री 1 है, इसमें सारी एंट्री 1 ही है, ऑल एंट्री आर 1, लोकस का भी एक आइगन वैल्यू होगा और 0 बाकी 0 आएगा ना, तो ये मैं सोच रहा था। ओके इसमें क्या होगा, इसमें ये वर्क करेगा कि अगर किसी मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज इक्वल हैं, ऑल एंट्रीज इक्वल हैं,
तो उसकी एक आइगन वैल्यू सम ऑफ रो हो जाएगा और बाकी 0 हो जाएंगे। यहाँ ठीक है, यहाँ मैं वो लगा रहा था, चेक कर लीजिए। सर एक मेरा क्वेश्चन था जनरली, अगर हम रो ऑपरेशन लगा के आइगन वैल्यू निकालते हैं तो सेम आती है या अलग आएगी? नहीं, डिटर्मिनेंट सेम आती है, आइगन वैल्यू जरूरी नहीं सेम आएगी, ओके डिटर्मिनेंट सेम रहेगी। ठीक है ना। तो जो मैं अभी सोच रहा था वो इसके लिए सोच रहा था, जब सारे एंट्री इक्वल है उसके लिए सोच रहा था मैं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सारे एंट्री इक्वल नहीं है एक्चुअली, इसलिए दिक्कत है। तो एक अल्फा प्लस 10 तो होगा, बाकी क्या होगा वो देखते हैं। तो हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि डिटरमिनेंट जरूरी नहीं 0 होगा, वहां डिटरमिनेंट 0 हो रहा है। यहाँ पे तो चूंकि एलिमेंट्स अलग हैं, है ना, जब अल्फा 0 होगा तब जाके वो हो जाएगा। अल्फा 0 है तो उस केस में, तो इसका मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें 9 टाइम अल्फा आएगा। हाँ सर, ट्रेस हो जाएगा ना 10 अल्फा प्लस। हाँ, और देखिए सोचिए आप, अगर मैं अल्फा 0 रख दूं तो इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा और यहाँ से भी 0 आएगा। अगर अल्फा 0 रख दें यहाँ पे हम, तो सारी एंट्री 1 हो गई, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी। तो इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये निकली कि इसका जो आइगन वैल्यू, एक तो अल्फा प्लस 10 है रो सम, और बाकी 9 वैल्यूज अल्फा हैं। और इसको सिंपली हम वेरीफाई कर सकते हैं इससे कि अल्फा को 0 रखेंगे तो 9 आइगन वैल्यू 0 है, एक 10 है, जो हमने पीछे अभी देखा अगला एग्जांपल इसमें कि एक 10 है बाकी 0 है। बाकी ट्रेस और डिटरमिनेंट से वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट अभी जो आएगा यहाँ से अल्फा की पावर 9 इंटू अल्फा प्लस 10, वो हम प्रूव कर सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन से ट्राई कर सकते हैं, तो आ जाएगा। तो आई थिंक दिस इज फाइन कि इस मैट्रिक्स में एक अल्फा प्लस 10 है और बाकी आइगन वैल्यू अल्फा है। तो मतलब ये मिल गया। ठीक है, आगे आते हैं। सर जी। इस मैट्रिक्स को एक स्केलर मैट्रिक्स और एक वो मैट्रिक्स उसका अरेंजमेंट 1 होगी, तो इसका स्प्लिट करके यस यस यस, ये जैम का क्वेश्चन आया हुआ है सब्जेक्टिव में, याद आया मुझे। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस 1 टाइम आई प्लस जे। जे इज अ मैट्रिक्स अल्फा टाइम आई, सॉरी नॉट अल्फा प्लस 1, so I can write it alpha time I plus j। तो j पता क्या है, ये एक्चुअली जैम में क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ चुका है वहां पे, मतलब इस ये सारे 1 एंट्रीज होते हैं सर, क्या होते हैं उसमें, सारे एंट्रीज 1 हो रहे हैं किसमें, वो जे में। हाँ जे में सारे एंट्री 1 होते हैं, वही बोल रहा हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन वहां पे है, इनवर्स रिवर्स निकलवा रहा है वो। तो this matrix is of the form alpha I plus j, जहां j की सारी एंट्री 1 है। बताइए आप क्या कह रहे थे। तो फिर सर स्केलर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू यस 10 टाइम। गॉट इट। देखिए तो I की जो आइगन वैल्यूज है वो क्या है, 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कितनी है, 1 1 1 1 1, तो अल्फा टाइम हो गया, तो अल्फा अल्फा अल्फा, और ये जो j है, जो j की सारी एंट्री 1 है, तो j ये वाला मैट्रिक्स है, आई एम कॉलिंग दिस j, दिस इज j, इसकी सारी एंट्री 1 है। तो जो हमने क्लेम किया अभी वो प्रूव भी हो गया, चलो हिंट से, तो ये प्रूव भी यहाँ से हो गया कि i की आइगन वैल्यू 1 1 1 1 है, अल्फा टाइम i है, सारी आइगन वैल्यू अल्फा है इसकी, और इसकी आइगन वैल्यू 1 0 0 0 0 है। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस 1 अल्फा अल्फा अल्फा, फाइन फाइन, यस ठीक है ना। तो एटलीस्ट यहाँ से प्रूव भी हो गया ये। तो जे की आइगन वैल्यू 10 और 0 0 होगा ना। अरे हाँ हाँ, वो मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, हाँ वो मन में वही था। हाँ जे क्या है, सारी एंट्री 1 है ना, यहाँ पे लिख रखा है ना हमने, हाँ ठीक है। देख लो और कोई मिस्टेक कर रहा हूँ ना, 10 0 0 0 था ना, ठीक है। तो 10 सारी 0, तो यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस 10 और अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है हाँ अब सही है। ओके चलो हो ही गया सॉल्व फिर तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि दिस मैट्रिक्स हैज, तो जो लार्जेस्ट था लैम्डा इज अल्फा प्लस 10 एंड म्यू स्मॉलेस्ट था दैट इज जस्ट अल्फा, ठीक है ना। चलिए तो ये अल्फा प्लस 10 और अल्फा है, वो तो क्या बताइए आपने आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो अल्फा प्लस 10 इक्वल टू 24, तो 12 होगा इसका वैल्यू। 2 alpha plus 10 24, तो 2 alpha is 14, तो alpha is 7,
7 चेक कीजिए। करेक्ट है ना? आंसर भी देख सकते हैं आप, आंसर में चेक ऑल्सो 7 है सर। ठीक है। चलिए तो ये सवाल, ये लीनियर, ये सब क्वेश्चन ना नेट रूट में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये सब हमारे काम का नहीं है, अब हम आते हैं उस पे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, है ना, आपके एग्जाम में। उसमें ये था कि डेल एफ डॉट वाला था, तो वो तब जब डिफरेंशिएबल हो, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, कुछ डायरेक्शन में करता है कि नहीं करता है ना। सर वो 0 0 में मतलब y इक्वल टू x लेके सर हो जाएगा। ओके देखिए, x बराबर mx स्क्वायर कुछ इस तरह से होगा। f कॉन्टिन्यूअस नहीं, डायरेक्शनल एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंशिएबल। तो ये तीन इसमें कॉन्सेप्ट है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तीन कॉन्सेप्ट उस पर ट्राई करके देखिए, समझ आएगा। कर सकते हैं ऐसे। ये सब आपके एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चन, ये है ना अभी, क्योंकि हमने 2020 से 2019 तक सॉल्व किया था, हमें आइडिया है कि क्या पूछा जा रहा है, सिलेबस भी पता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस का ही है कि डी रीजन है बाउंडेड बाय, ये ग्राफ बनाएंगे y स्क्वायर बराबर 2x, ये ग्राफ हो जाएगा, और y बराबर x, ये ग्राफ है ना, ये लाइन है। तो पूछ रहा है आपसे इस तरह से, इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है आपको, तो कर लेंगे ना। तो ये जो रीजन मैंने सेट किया है, इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है, 3xy dx dy। तो x की लिमिट यहाँ से ले लेंगे आप, तो x की लिमिट आ जाएगी y स्क्वायर बाई 2x, नहीं y स्क्वायर बाई 2 से लेके y तक, यस ठीक है। तो ये आपका x की लिमिट आ जाएगी, और y की लिमिट क्या आएगी, तो ये क्या है, आई थिंक 1 होगा ना ये, क्योंकि सॉल्व करके देख, नहीं गेस 2 आएगा, ठीक है 2 आए, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। x स्क्वायर बराबर 2x, तो x बराबर 0, x बराबर 2, तो 2 है मतलब ये, तो 0 से 2 हो जाएगा बस। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा। तो ये रॉन्स्कियन नहीं है अभी सिलेबस में, इसको छोड़िए। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत नहीं है। आपको छोड़ रहे हैं सर नीचे जाइए सर। और थोड़ा सा नहीं, वो उसका था, नहीं और नीचे। इसमें क्या था, ये तो नहीं है ना, ये उसका उधर परम्यूटेशन मैट्रिक्स उधर आता है। ये कर सकते हैं जैकोबियन इटरेशन, नहीं ये तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का है, इटरेशन ये सब उसमें आता है। तो हो ही गया लग रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये देखिए, इसमें कह रहा है कि एक रैंडम वेरिएबल है जिसका पीएमएफ ये है, तो पीएमएफ आप देख ही पा रहे हैं, ज्योमेट्रिक है, विथ p बराबर 1/4, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, है ना, वो वाला है। तो ये पूछ रहा है आपसे e ऑफ x माइनस 3 x मोर देन 3 क्या आएगा सर? एक्सपेक्टेशन ऑफ x minus 3 upon probability of x greater. राइट। आपको पता है ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, आप जो बता रहे हो वो भी सही है, उससे भी आ जाएगा। ये ज्योमेट्रिक है, और ज्योमेट्रिक के पास क्या होती है, मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। तो यहाँ से x माइनस 3 मोर देन 0 है, सो दिस विल बी सेम एज, अगर मैं इसको डिराइव करूं, क्योंकि ये मेमोरी भूल जाएगा, सो ये ex कितना आएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो चेक ये ex के इक्वल आ जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि x माइनस 3 मोर देन 0 कह रहा है ना। तो यहाँ x माइनस 3 1 से स्टार्ट होगी, x माइनस 3 मोर देन 0 1 से स्टार्ट होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू ऐसे 4 से स्टार्ट हो रही है, तो बात वही है, -3 कर रहे हैं, तो एट द एंड मुझे लग रहा है सेम ही आंसर आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ ट्रायल वाला है, तो 4 है आंसर, चेक कीजिए। सर वैसे भी 4 ही आया था सर। हाँ तो ठीक है ना, तो वैसे भी करेंगे। और दूसरा तरीका जो उन्होंने बताया था वो ये है कि समेशन यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 प्रोबेबिलिटी एट x फ्रॉम 4 टू इंफिनिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन 3, इससे भी आ जाएगा x माइनस 3 टाइम pmf ऑफ x और अपॉन x मोर देन 3 और x 4 से इंफिनिटी। इसको सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर 4 ही आएगा। और यहाँ मैंने लगाया है मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, क्योंकि x बोला था मोर देन 3,
और x माइनस 3 कर रखा है, तो यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको y नाम दे दीजिए। तो ये कुछ ऐसा हो गया ey y मोर देन 0, और y मोर देन 0 तो सैंपल स्पेस के इक्वल आ गया, तो दिस इज सेम एज ey, तो इसको नाम हमने y रख दिया, तो मेमोरी प्रॉपर्टी से यही आ जाएगा। ठीक है सर 3 सर 4 कैसे आ रहा है सर? तो 3 होगा। नहीं, ये कौन सा वाला देख रहा है? ज्योमेट्रिक में दो पीएमएफ होते हैं। So इसका 1 by p होगा। हाँ, एक का सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता है, एक का सपोर्ट 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सपोर्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका पीएमएफ 1 by p होता है। ये है नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, और जो आप देख रहे होंगे अभी वो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। तो वहाँ QYP मीन आता है। 2 by p। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सपोर्ट क्या है। सपोर्ट 0 वाला है तो मीन QYP होगा, सपोर्ट 1 वाला है तो 1 by p मीन होगा। वेरिएंस दोनों में Q/p² होता है। चलिए ये देखिए, तो ये 47 जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि XY be independent identically distributed with PMF, तो ये भी ज्योमेट्रिक है 1/2 की पावर n, ज्योमेट्रिक ही है, ज्योमेट्रिक 1/2, तो ये भी ज्योमेट्रिक 1/2 ही है, और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो बोल रहा है x मोर देन इक्वल टू 2y। ये थोड़ा सॉल्व करने पड़ेंगे ना, तो क्या करेंगे हम लोग, डबल इंटीग्रेशन नहीं समेशन डबल, समेशन होगा। हाँ, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x कॉमा प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y। अब देखिए ध्यान से, तो अगर मैं पहले x की लिमिट लिखूं तो x कहाँ से स्टार्ट होगी, 2y से लेके इंफिनिटी तक, और y कहाँ से होगी, 1 से इंफिनिटी तक। अब ये सॉल्व करना है, तो मुश्किल तो नहीं है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ px 1/x हो जाएगा 1/2 की पावर x, और ये 1/2 की पावर y, और यहाँ x की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 2y से इंफिनिटी तक, तो पहले ये सॉल्व होना चाहिए, फिर बाद में y स्टार्ट होगा 1 से इंफिनिटी तक। तो पहले ये समेशन सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम बन जाएगा ये, तो पहले इसका सम आ जाएगा, फिर ये y का फंक्शन आ जाएगा, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर वापस इस पे समेशन लगाना, तो आ जाएगा इस करने से सर वो 1 से 2y तक होगा, और वो उसका सर फार्मूला है। कैसे भी कीजिए आंसर सेम आएगा, आप वैसे भी करेंगे तब भी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ध्यान रखना है इक्वलिटी लगा हुआ है तो इक्वलिटी से स्टार्ट हुआ है, जब आप कॉम्प्लीमेंट इक्वलिटी हट जाएगी तो वो इंक्लूड नहीं कर सकते, वरना गलत हो सकता है। यहाँ आ जाइए, तो ये जो कह रहा है कि सीक्वेंस ऑफ आईडी पॉइसन है, ठीक, विथ मीन 4, तो लैम्डा बराबर 4, तो इजी है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम है ना। यहाँ से x बार है तो यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी x बार -4 और अपॉन में सिग्मा बाई रूट 10, 2/√10, तो ये तो 1 से मुझे लग रहा है ऐसा हो जाएगा -1 से 1 है ना। तो ये आ गया 5/1 - 5 - 1, तो मतलब 2 टाइम 5/1 - 1, ठीक है ना। हाँ, तो 5/1 की जो वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का है। ये देखिए 49 कह रहा है कि XY भी IID रैंडम वेरिएबल विथ PDF एक्सपोनेंशियल 1, तो इसका जो CDF होगा उसको सर 2 पुट करने से हो जाएगा, तो मैक्सिमम वाला 2 से कम है, तो इसका मतलब है x लेस देन 2 y लेस देन 2 दोनों इक्वल ही है, तो x लेस देन 2 का स्क्वायर। अच्छा, वैसे आप फॉर्मूला भी लगा सकते थे। हाँ सर, वो fx टू द पावर n होता है, मतलब 2 होगा, फिर वो x में से 2। जी, तो यहाँ वही आ गया सेम चीज, और सेम चीज यहाँ आ गया, तो अब ये CDF इसका होता है 1 - e की पावर -4 हो जाएगी, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए यहाँ से आंसर, ये है। चेक कीजिए क्या होता, x लेस देन 2 कितना होगा, 1 - e की पावर -2 ना, x लेस देन 2, तो 1 - e की पावर -x 2 ही होता है यहाँ पे, हाँ सर, -2 होगा, 1 - e की पावर -2 इसका स्क्वायर, बस कैलकुलेट कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है, ये सब बेसिक है। ये नेक्स्ट जो है क्या बोल रहा है यहाँ पे कि EF 2 इवेंट है, E 0.4 F 0.3, F गिवन E जो है 3 टाइम F गिवन E कॉम्प्लीमेंट का है, तो पूछ रहा है कि E गिवन F बताओ, तो हो जाएगा वहां से सॉल्व करके,
तो यहाँ से आ जाएगा F इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, और E हमें पहले से पता है, और यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ P of E complement 1/3 होगा। F ऑफ F इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन जाएगा P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F, ये बन जाएगा, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट। अब आसान है, P पता है, P कॉम्प्लीमेंट पता है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, इस इक्वेशन से प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F आ जाएगी, और उसके बाद आपको ये पूछ रखा है तो आसान है, E इंटरसेक्शन F अपॉन PF, ठीक है, सॉल्व करने से आ जाएगा। तो यहाँ से इंटरसेक्शन आ जाएगी, पुट कर देंगे, PF पहले से पता है, और इधर से यहाँ से आ जाएगी, हो जाएगा। बताइए इसका, तो ये कह रहा है कि क्या बोल रहा है आपको, x1 x2 xm जो है रैंडम सैंपल है, बाइनोमियल विद पैरामीटर 1, p, अच्छा मतलब बर्नौली है, xi जो है बर्नौली p है, और x बार देन um vue p into 1 minus p, तो मतलब तो ऑप्शन बी होगा सर। p minus p स्क्वायर, और हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, p के लिए होता था क्या, हाँ, p के लिए सर फंक्शन ऑफ x t by n, और इसके लिए t into t minus 1 by n by n into n minus 1 हो जाएगा यहाँ से, तो t समेशन xi ये फॉर्मूला है, तो इसका आंसर ये है एक्चुअली, बस। अब ये x बार हो गया, ठीक है, सर p सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, NM होगा। p by n सर अच्छा मतलब रुको रुको रुको, तो p सर x बार होगा सर। T summation xi था वहाँ पे, और सर यहाँ पे x बार है। नहीं नहीं यहाँ पर x तो बार इनका t नहीं यूज कर रहा, अभी मैं वही फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ, बस वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ बस मैं। तो फॉर्मूला में हमारा जो t है वो x बार, हमने जो फॉर्मूला लिखा हमारा समेशन xi लिखा था, तो ये मेरा समेशन xi है अभी। अब इसको देखिए, तो इसको मैं x बार लिख सकता हूँ ना, इसको तो अभी x बार लिख सकता हूँ t अपॉन m को, माइनस इस t अपॉन m को मैं x बार लिख सकता हूँ ना। अब ब्रैकेट में जो समेशन t है, तो समेशन xi को mx बार लिख सकता हूँ मैं, तो mx बार माइनस 1 और अपॉन m माइनस 1, इसका एलसीएम ले लो, दिख जाएगा ऑप्शन कौन सा है, ये है। सर नहीं हो रहा है सर। क्यों नहीं हो रहा, सर e of x निकाला था, फिर e of x बार निकाला, x बार स्क्वायर निकाला था, फिर माइनस किया तो फिर सर a वाला हो गया था। हो जाएगा ना। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, कैलकुलेशन करोगे तो हवा में थोड़ी दिखेगा, कैलकुलेशन करोगे तो दिखेगा, हवा में नहीं दिखेगा। mx बार स्क्वायर माइनस मतलब प्लस हो जाएगा x बार, यहाँ x बार कट गया, अभी मैं करूंगा फिर कहोगे हाँ हाँ सर हो गया, तो लिख के देखो ना समझ आएगा। तो यहाँ से m आ गया, x बार बाहर, 1 माइनस x बार अपॉन m माइनस 1, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो रहा पहला ऑप्शन। कैलकुलेशन करो तो भी दिखेगा, ऐसे हवा में नहीं दिखेगा आंखों से, कैलकुलेशन लिख के देखो हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आ तो रहा है, कैल्शियम लो, हो गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, तो ये आपका रैंडम सैंपल है, नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर से। यहाँ पता प्रॉब्लम क्या है, जब H0 में सिग्मा स्क्वायर ज्यादा है, H1 में कम है, तो क्रिटिकल डिवीजन अलग आता है, और उल्टा कर दो, वहां कम यहाँ ज्यादा, रेसिप्रोक मतलब रिवर्स हो जाता है इक्वलिटी। सर दिया हुआ है सर रिजेक्शन। अच्छा यहाँ तो दे ही रखा है, हाँ मतलब ये दे रखा है समेशन xi लेस देन c, अगर यहाँ 1 होता और यहाँ 2 आ जाता तो इस केस में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है सिग्मा के लिए, ठीक है। तो अभी ये है, ठीक है, जब H0 में ज्यादा है तो लेस देन आएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि C to be chosen such that level of significance is 0.1, आसान है ना। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 सिग्मा है, और तो पहले आपको देखो ये, हाँ क्या करना चाहोगे, अल्फा इक्वल टू p ऑफ रिजेक्ट H0 गिवन H0, और वहां से सर यहाँ पर समेशन xi स्क्वायर बाय 2 होगा, तो कैपिटल मतलब हाँ कैपिटल 5 2 होगा, उसका वैल्यू 5c ठीक है ना, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, कैपिटल 5c/2 होगा, तो उसका 0.1 होगा।
तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से c निकाल लेंगे, फिर पावर का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, तो आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करके देख लो, आ जाएगा आंसर, लिख के देख लो आप। यहाँ पे देखिए x1 x2 xn रैंडम सैंपल है, नॉर्मल थीटा थीटा, ठीक है। तो बोल रहा है और w दे रखा है 1/n समेशन xi स्क्वायर, सो mle ऑफ थीटा इज, तो ये थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मतलब यू राइट लाइक्लीहुड फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ fx i फ्रॉम 1 to n, है ना, xi, अब उससे लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दो, आंसर आ जाएगा। ये थोड़े से बस क्या करना है, ये फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगी लाइक्लीहुड फंक्शन, और उसको मैक्सिमाइज कर लेंगे तो थीटा की जो वैल्यू आएगी इन्हीं में से कोई आएगा, इसके टर्म में ही आएगा। तो ये थोड़े कैलकुलेशन बस यहाँ से है कि लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो, कैलकुलस का क्वेश्चन जैसे सर ये सर वो जो थीटा है वो सर स्क्वायर फॉर्मेट में आएगा, मतलब पॉलिनोमियल होगा और उसको सर सीधे लगा के जी जी जी, तो यहाँ से आ जाएगा। अब ये हमारे काम का नहीं है, तो ये हो गया। सो ये तो एप्टीट्यूड लास्ट में कैसे आया, तो एप्टीट्यूड ही दिख रहा है। तो अच्छा, इसमें ऐसा किया है कि पहले 55 क्वेश्चन मतलब मैथ स्टैट्स का दे के उसके बाद एप्टीट्यूड इसमें एंड में दिया है, मतलब इसमें एप्टीट्यूड का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एंड में है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोग एप्टीट्यूड जरूर करना, क्योंकि आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का आएगा। 15 मार्क्स बहुत है, बच्चा 2 मार्क्स 1 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं होता। कुछ लोग एक्सपीरियंस भी होगा ऐसा कि आपके 24 आ गए या 23 आ गए तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, 25 प्लस है तभी क्वालिफाई करोगे। तो एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, इसमें 10 प्लस स्कोर करना आसान रहता है। उसके लिए क्या करना है, पिछले 10-20 साल के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं जस्ट, और गेट में आसान रहता है। देख लो क्या है, इस तरह समझना है बस क्या फ्रेमवर्क है इसका, ये सॉल्व करके आप आओ, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के थे, ये आंसर की था, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा कि कौन कौन सा सही है गलत था, और ट्राई करके आइए। जो रह जाएगा अभी डाउट क्लास कभी पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका डाउट या कोई भी पूछ सकते हैं, तो अभी डाउट क्लास होगा तो उसमें फिर बाकी भी जो क्वेश्चंस रह गए होंगे वो पूछ सकते हैं। तो अभी क्या करूं, यहाँ स्टॉप करूं या मैं नेक्स्ट ईयर का डिस्कस करूं 16 वाला? तो 16 वाला खत्म कर दीजिए सर। तो ये 17 का हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है ना। सर सारे एक दिन में खत्म कर देना सर। मेरे खत्म करने से नहीं होगा, आपको खत्म करना होगा, आपको सॉल्व करने होंगे लिख के, क्योंकि मैं नहीं भी कराऊंगा जो